चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। जय हिंद फ्रेंड्स, इस समय देश और पड़ोस के देशों में कई बड़ी खबरें चल रही हैं सर, लेकिन आपने वो देखा जो आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी सर की जो एक फेक वीडियो ट्विटर पे एआई की जो वीडियो वायरल हो रही है और उसको हमारे दिग्गज वन ऑफ द मोस्ट नॉन रिलायंट जुबैर ने ट्वीट किया और ट्वीट दो किए। हम बता दें, बाद में उन्होंने फैक्ट चेक किया, अपनी नौकरी के हिसाब से अपनी नौकरी को जस्टिफाई किया है, फैक्ट चेक किया है। लेकिन उससे पहले करीब एक दिन पहले अगर मैं कहूं तो एक वीडियो पोस्ट करते हैं और उसमें बस कैप्शन ऐसा लिखते हैं कि क्या जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये बात कही है। पहली बात, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो में साफ समझ में आता है कि ये एक एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन उसको शेयर करना और एक ऐसे इंसान का शेयर करना जिसके फैक्ट्स को लोग वैल्यू करते हैं, जिसके फैक्ट्स पे लोग समझते हैं कि हाँ ये इंसान जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये फैक्चुअली करेक्ट हो सकती है। एज ए प्रोफेशनल फैक्ट चेकर कहते हैं, एज ए प्रोफेशनल फैक्ट चेकर खुद को कहते भी हैं। और जब आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो ये समझ में आता है कि कुछ तो बात होगी इसमें, लेकिन जब पूरी दुनिया को सीधे सीधे पता और वो वीडियो देख के भी समझ में आ रहा है कि एआई की जनरेटेड वीडियो ये फैक्चुअली करेक्ट वीडियो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, देश की सीमा थल सेना के सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान ये बात नहीं कर सकता, ये सबको पता है। लेकिन आपने ये जो एक कैप्शन लिखा, उस कैप्शन से दुनिया में या देश में कितना गलत मैसेज जा सकता था, क्या कुछ हो सकता था, उस पर कितनी डिबेट छिड़ सकती थी। डिबेट छिड़ी भी, हालांकि डिबेट ये बात पे आप जो चाहते थे उस पर डिबेट नहीं हुई। डिबेट इस बात पे हुई कि ये जो आपने ये जो ट्वीट किया है ये आपने जानबूझ के किया या अनजाने में किया। और अनजाने में आपसे ट्वीट्स होते नहीं है, क्योंकि आपका काम है जानबूझ के फैक्ट्स फिल्टर करना या ऑल्टर करना, ये अब आप सोच सकते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वीडियो है डीप फेक है, लेकिन तब तक जो हार्म होना था वो हो चुका था। लेकिन अगर उसमें एक बार जाते हैं हम और दूसरी चीज देखते हैं तो तमाम लोगों ने फैक्ट चेक तुरंत कर दिया। फैक्ट चेक को फैक्ट चेक करना हमारे देश ने सीख लिया है कि अल्टर्ड जो फैक्ट्स दिए जाते हैं, क्योंकि आप कुछ स्पेशल आपके फैक्ट्स भी जो करेक्ट होते हैं वो कुछ स्पेशल चीजों को लेके आप बहुत जल्दी फैक्ट चेक कर लेते हैं, कुछ चीजों को लेके आपको 24-25 घंटे लगते हैं क्योंकि उसमें आपकी मेहनत ज्यादा होती है। खैर, हम आगे बढ़े भाई। हाँ सर, अगली बड़ी खबर है बांग्लादेश से। आज बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना को लेकर आईसीटी की जजमेंट आने वाली है। आईसीटी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है जो कि शेख हसीना की जो शासनकाल था, जो पिछले साल जो जुलाई अपराइजिंग हुआ उस दौरान जो हत्याएं हुई हैं, जो उस अपराइजिंग में जो डेथ हुई हैं, जो लोग गायब हुए हैं, इंजरीज हुई हैं, उसको लेके मोहम्मद यूनुस ने एक ट्रिब्यूनल बैठाया था। इस पूरी घटना जो आज होने वाली है, इसके अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस रूप में महत्वपूर्ण है सर कि जब शेख हसीना सरकार में थी तो उस दौरान पिछले वर्ष जुलाई में स्टूडेंट्स के रूप में एक प्रोटेस्ट शुरुआत हुई। शुरुआत तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के रूप में हुई, लेकिन धीरे धीरे वो इस कदर बढ़ी कि पूरी सत्ता परिवर्तन हो गई। शेख हसीना को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। शेख हसीना पर आरोप है कि शेख हसीना ने कुछ जो फैसले लिए हैं उससे एक ह्यूमैनिटी का नुकसान हुआ है, क्योंकि उस दौरान उन्होंने जो फैसले लिए, ऐसा उन पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों पर फायरिंग करने तक के भी आदेश दिए। उस प्रोटेस्ट में पूरे 1400 लोगों की मौत की खबर है, उसके अलावा कई सारे लोग घायल हैं। करीब 25,000 लोगों को घायल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें एक बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट है अबू सईद, उसका मर्डर करवाने का आरोप लगा है। उसके बाद ढाका के चंखर पुल पे 6 लोगों का मर्डर हुआ, उसका भी आरोप शेख हसीना पर लगा है। बाकी और 5 आरोप लगे हैं जिसमें करीब 13 लोगों की मौत हुई है, ये भी आरोप है। तो तमाम चीजों को लेके आज ढाका में ये फैसला आने वाला है। अभी हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी ये फैसला नहीं आया है, इससे पहले सारे हमारे रिकॉर्ड हो गए। हम ये कल इसको द चाणक्य डायलॉग्स के लिए एक बार हम सबसे जरूर डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये कई रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक देश की पूर्व प्रधानमंत्री पर केस चल रहा है। इसको शेख हसीना ने कंगारू कोर्ट कहा है। उन्होंने अपने ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं उससे इनकार किया है। साथ ही ये इस रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि फरवरी अगले वर्ष बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी थी, उनकी सरकार थी। फिलहाल जब मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए उसके बाद उनकी पार्टी पर बैन लगा दिया, उनके नेताओं को गिरफ्तार किया, स्टूडेंट विंग जो था उस पर भी बैन लगा दिया। इसके बाद
अब वहां चुनाव की बात हो रही है। अगर चुनाव का आपने स्पेशली मेंशन जी। किया है कि अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव होने वाले हैं, तो मुझे एक चीज याद आ रही है। नेपाल में चुनावों का ऐलान हो गया जी। सितंबर में, वहां पे जेनजीज प्रोटेस्ट होता है। उस प्रोटेस्ट के बाद केपी शर्मा ओली रिजाइन देते हैं। उसके बाद नई सरकार की मैडम को इंटरिम प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उनकी सरकार आती है, वो शासन शुरू करती हैं, वो तमाम चीजों को फिक्सअप करती हैं। जनवरी में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर ये चुनाव आगे होते रहेंगे। अभी आई थिंक वोटिंग का डेट नहीं आया है कि वोटिंग कब होने वाला है, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तीसरे महीने में उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि मैं यहाँ सत्ता लेने नहीं आई हूँ। मेरा काम था देश का जो करंट सिचुएशन थे उनको हैंडल करना। उसके बाद मुझे सीधे चुनाव करवा के जो लोगों की चुनी, एक लोकतंत्र में जो लोगों की चुनी हुई सरकार है उसको देना, ताकि वो देश के बारे में सारे फैसले लेना शुरू कर दे। मोहम्मद यूनुस 5 अगस्त को शेख हसीना देश छोड़कर जाती हैं, भारत आती हैं। उसके बाद जो है मोहम्मद यूनुस को वहां की कुर्सी पे पैराशूट से जंप करवाया जाता है। इसके बाद मोहम्मद यूनुस कहता है कि मुझे तमाम चीजों को यहाँ सही करना है। पहली बात कि लोकतंत्र, अगर आप बांग्लादेश को एक लोकतंत्र मानते हैं तो लोकतंत्र में आप कौन होते हैं उन चीजों को सही करने वाले? ना आपके पास जनता का मैंडेट है ना कुछ। खैर, आपने शुरू किया, आपने बोला कि मैं 6 महीने में कर लूंगा। 6 महीने से आपने साल भर किया, साल भर से ज्यादा होने वाला है। अभी भी आप फरवरी मार्च में चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको भी लेके तमाम कयास हैं। आपकी मोहम्मद यूनुस की जो सपोर्टिंग एलिमेंट है जमात इस्लामी, वो लगातार इन चुनावों को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है, लगातार उसको पुश करने की कोशिश कर रही है। जुलाई चार्टर को लेके भी एक रेफरेंडम कराने के लिए भी लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। इसके अलावा संडे को बांग्लादेश में कई जगह क्रूड बम विस्फोट हुए हैं। उस 2 दिन पहले भी बांग्लादेश के कई शहरों में क्रूड बम विस्फोट कहा जा रहा है कि 4-5 दिन पहले यूनुस के भी ऑफिस के या घर के बाहर जो उनकी ग्रामीण बैंक थी उसके हेडक्वार्टर के आगे ब्लास्ट हुआ था। और ऐसे तमाम जगहों पे ब्लास्ट हो रहे हैं। आज बहुत सारी प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश का ढाका जल रहा है। मैं लिटरली अगर ये शब्द कह रहा हूं तो इसके मतलब है ढाका जल रहा है। ढाका में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनुस ने ये आदेश दे दिए। अब शेख हसीना पे आरोप लगता है कि शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए गोलियां चलवाई। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने आदेश दिया है कि जब आईसीटी का फैसला आ रहा है उस टाइम अगर कोई राइट करता हुआ दिखता है, कोई दंगा फसाद करने की कोशिश करता है, तो उसको शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया, उसको तुरंत गोली मार देनी चाहिए। ऐसे में मोहम्मद यूनुस पे सवाल उठता है कि जिस चीज को लेके फैसला आ रहा है, जिस चीज को लेके आपने ट्रिब्यूनल बैठाया, जिसके फैसले आई थिंक पढ़ा जा रहा है, फैसला जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो फैसला पढ़ा जा रहा है, इस पे एनालिसिस क्या होता है, इस पे क्या होता है, ये सारी चीजों को समझने के लिए हमें कल तक का वेट करना होगा। हम कल के एपिसोड में इस चीज को जरूर लेके आएंगे। लेकिन मैं जो आपको अपडेट्स हैं वो बता रहा हूँ कि वो फैसला पढ़ा जा रहा है, लेकिन ढाका में आग लगी पड़ी हुई है। ढाका में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस कहता है कि अगर कोई इस देश में प्रोटेस्ट करेगा तो मैं गोली मरवा दूंगा उसको, क्योंकि वो डिक्टेटर की माइंडसेट से जिन आरोपों को लेकर ट्रिब्यूनल चल रहा है उसी तरह के फैसले ये भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इनका शूट एंड साइट का ऑर्डर, लोग आप प्रोटेस्ट ना करने का आदेश कि लोग प्रोटेस्ट ना कर सकें, जिस तरह से शटडाउन की बात कही गई है वो ना हो सके, तो तमाम वही जो डिक्टेटरशिप वाली जो अथॉरिटीज होती हैं, जो फैसले होते हैं, वही लिए जा रहे हैं। हमारे सामने टीवी पे चल रहा है जिसमें आ रहा है कि शेख हसीना फाउंड गिल्टी बाय ट्रिब्यूनल ने उनको चार्ज किया है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में। बहुत बड़ी शॉकिंग फैसला था, क्योंकि हमें तो लगा नहीं था कि शेख हसीना के खिलाफ ये जो ट्रिब्यूनल बिठाया गया वो क्यों बिठाया गया। पूरी दुनिया को पता था कि इसका फैसला क्या आने वाला है पहले दिन से। खैर, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो और भी कई सारी खबरें हैं हमारे पास। राम सर, ट्रंप ने रशिया के मुद्दे को लेकर फिर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो उस बिल का समर्थन करेंगे जो रशिया पर सैंक्शन लगाएगा। उनका कहना है कि जो भी देश रशिया से जो ट्रेड कर रहे हैं, खासकर जो ऑयल का ट्रेड कर रहे हैं, उन पर अगर सेनेट में एक बिल आता है जिसमें 500% तक की भी सैंक्शन लगाने की बात आती है, तो वो इस बिल का समर्थन करेंगे। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के पहले ही 2 बड़ी जो ऑयल कंपनी है उन पर सैंक्शन लगा रखा है, जिसकी वजह से भारत और चीन जैसे बड़े ऑयल कंज्यूमर जो कंट्रीज हैं वो ऑयल का बिजनेस नहीं कर पा रही हैं उन 2 कंपनियों से। इसके अलावा उन्होंने फिर ये कहा है कि अब अगर सेनेट में कोई बिल आता है जो ये बात कहता है कि वो कंट्री जो रशिया से ट्रेड कर रही हैं उन पर अगर सैंक्शन लगाने के बात आती है तो वो इसका समर्थन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है, यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, रशिया जो देश रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो यूक्रेन वॉर को भी समर्थन कर रहे हैं। इन 2-3 पॉइंट्स को रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर
सेनेट में बिल आता है तो इसका समर्थन करेंगे। एक और नया स्टेप इसमें भारत का भी नाम है कि अगर भारत भी ऐसी जी। ट्रेड करता है तो वो इस भारत पे भी सैंक्शन लगाने का समर्थन करेंगे। खैर एक बड़ी खबर आई है, कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था रेड फोर्ट के बाहर, रेड फोर्ट के पास में, मैं बाहर नहीं कहूंगा, उसमें बांग्लादेश का लिंक आ रहा है। तो ये बांग्लादेश का लिंक बहुत दिन से हमें क्लियर भी हो रहा था, क्योंकि सैफुल्ला सैफी ने जब ऑनलाइन एक वो सेमिनार में नहीं कहूंगा, एक मीटिंग की थी और उसने बांग्लादेश में कुछ ऐसी माइंडसेट के कट्टरपंथी माइंडसेट के लोगों को एड्रेस किया था। तो उसने दो चीजें कही थी, कहा था कि मसूद साहब खाली नहीं बैठे हुए हैं, वो लगातार प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज कि मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, मीडिया रिपोर्ट्स ने ये कहा था कि अब बांग्लादेश से जो है जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा माफ कीजिएगा, अपना नया फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में ये ढाका कनेक्शन आना, क्या वो फ्रंट खुल चुका है, क्या वो फ्रंट नहीं खुला है, इसको देखना है तो आपको कैप्सूल आज का देखना होगा। इसमें सर ने बहुत डिटेल में ब्रीफ में आपको बताया है कि वो पूरी साजिश क्या है, कैसे उसमें ये चीजें पाकिस्तान, ढाका और फिर भारत, ये जो किस तरह से पाकिस्तान, ढाका, जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं वो ढाका को हिंदुस्तान में टेरर एक्टिविटी के लिए एज अ लॉन्च पैड यूज कर रहे हैं। एक नया एंगल इसमें इमर्ज हुआ है, इसको समझने के लिए आप कैप्सूल जरूर देखें। जो सैफुल्ला सैफी ने जो मीटिंग ऑनलाइन लोगों को मीटिंग में बताया था, जो एड्रेस किया था, वो मीटिंग में हिज्ब उल तहरीर करके HUT करके ग्रुप है, उस ग्रुप के लोगों को उसने बताया था, उसकी लीडरशिप थी, उनको समझाया था, उनको बताया था कि हमें जिहाद के लिए तमाम चीजें जो भी उसकी जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको और भारत के खिलाफ उकसाने की कोशिश। और अब दिल्ली ब्लास्ट के जैसे जैसे NIA जांच कर रही है तो उसमें पता चल रहा है कि ढाका का भी एक कनेक्शन, अब ये कनेक्शन क्या है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे जांच खुलेगी वैसे वैसे पता चलेगा। सर, आपने रेड फोर्ट ब्लास्ट की बात कही, उसमें एक और नई खबर सामने आ रही है कि जो ब्लास्ट हुआ था वो शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि अमोनियम नाइट्रेट है, लेकिन अभी NDTV खबर के अनुसार एक उसमें नई चीज सामने आई है कि TATP, जो कि मदर ऑफ सैटिन के नाम से जाना जाता है, ये प्रोडक्ट उस दौरान यूज हुआ था। TATP क्या है कि ट्राइसोटर्न ट्राइपेरोक्साइड है, जो कि, और ये मदर ऑफ सैटिन क्यों हो जाता है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट को डेटोनेट करने के लिए भी एक्सटर्नल चीज लगानी पड़ती है। ये जो प्रोडक्ट है, ये इसको किसी भी डेटोनेटर की जरूरत नहीं है। अगर प्रेशर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो ये खुद ही डेटोनेट हो जाता है। और मदर सैटिन इसलिए है क्योंकि इलीगल बॉम्ब मेकिंग के लिए ये प्रोडक्ट बहुत यूज हुआ है। ये एक नई खबर इसमें सामने आई है। नई खबरों में अगर बात करते हैं तो ये भी है कि जो शाहीन है जी, इस पूरे उसकी मास्टरमाइंड जिसको कहा जा रहा है, जिसको पकड़ा गया था, इसको लेके कहा जा रहा है कि इसने 4 बार अपने पासपोर्ट पे एड्रेस बदली, तमाम चीजें बदली। एक बार थाईलैंड भी जा चुकी है और उसके बाद इसने तमाम जगहों का अपना पता लगाया। कभी उसने अपने पिता के घर का चांदरी बाजार जो है, जो भी वहां का पता, फिर कानपुर के कॉलेज का, फिर अलग अलग जगहों का लगाया और उसके बाद वो ये सब साजिशों को करती रही है। कहा जा रहा है कि कई और ग्रुप्स हैं जिसमें वो इन सब चीजों को कर रही थी। मोहम्मद उमर किसी एक कई 4-5 बच्चों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था। उसमें से एक आई थिंक दानिश नाम है, मुझे उसका नाम नहीं याद है, उसको रेडिकलाइज करने के लिए कहा था और उसको सुसाइड बॉम्बर बनाने की प्लानिंग चल रही थी। हालांकि कहा जा रहा है कि उसने कुरान का हवाला दिया, उसने इस्लामिक नियमों का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम में ये करने की इजाजत नहीं है, इसलिए उसने सुसाइड बॉम्बर बनने से मना कर दिया। जो कि उमर और उसकी पूरी ये गैंग, जिसमें शाहीन, मुजामिल, पूरी व्हाइट कॉलर टीम जो है, इनके पूरे प्लान को एक बड़ा झटका लगा था। आज के लिए यही महत्वपूर्ण खबरें हैं और जो भी अपडेट होगा हम आपको लेके जरूर आएंगे। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। Chanakya Forum presents Ranakkshetra.